बाबू जगजीवन राम सही मायने में गद्दार थे या विकास पुरुष थे। तो मैं कहूँगा कि आज की तारीख में जो शेड्यूल कास्ट में मध्यम वर्ग तैयार हुआ है उसका श्रेय बाबू जगजीवन राम को जाता है। बाबू जगजीवन राम के हाथ में जो भी मंत्रालय आए और इंदिरा गांधी से वो जो भी करवा सकते थे समाज के भले के लिए उन्होंने किया, चाहे वो रेलवे में शेड्यूल कास्ट को भरने का, शेड्यूल कास्ट को सरकारी नौकरी देने का मामला हो, बैंकों में सरकारी नौकरी देने का मामला हो, और या फिर ये कहिए कि रक्षा मंत्रालय में जहाँ कहा जाता था कि चमार को रक्षा मंत्रालय में यानी फौज में जाने का अधिकार भी नहीं था, उस समय बाबूजी ने फौज के रास्ते। दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल नागपाल बोल रहा हूँ। आज मैं एक विचार लेकर के आप लोगों के सामने आए हूँ और विचार इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ या जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ये बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, मेरे मन मस्तिष्क में ये सवाल है और बात है, तो मैं सोचता हूँ कि इस बात पर डिस्कस किया जाए और आप लोगों से चर्चा की जाए। बाबू जगजीवन राम देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में शुमार हैं और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक उनका मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, मिनिस्टर लंबे समय तक वो रहे हैं। उनकी बेटी मीरा कुमार भी लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं, कई बार सांसद रही हैं। लेकिन बाबू जगजीवन राम को अक्सर लोग गद्दार कहते हैं, गद्दार। मैं उन लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ कि वो गद्दार क्यों कहते हैं, आखिर बाबू जी को गद्दार कहने की ज़रूरत पड़ी क्यों। जिस आदमी ने पूरे जीवन कांग्रेस की वफादारी की, क्या इसलिए उनको गद्दार कहा गया, या फिर वो मरते दम तक कांग्रेसी रहे और अम्बेडकरी मूवमेंट को उन्होंने कोई ज़्यादा दशा और दिशा नहीं दी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद में वो कांग्रेसी बने रहे, क्या इसलिए उनको गद्दार कहा जाता है, क्या और कोई कारण है जिसके चलते उनको गद्दार कहा जाता है, या फिर ये कहिए कि 1984 से पहले भी बाबू जगजीवन राम को गद्दार कहा जाता था या 1984 के बाद में ही बाबू जगजीवन राम को गद्दार कहना शुरू हुआ। इसी सारे विषय के आसपास आज का मेरा वीडियो है और अंत तक बने रहिए, इसलिए बने रहिए ताकि हो सकता है कुछ बात मैं ऐसी कह दूं कि शायद आपके मन मस्तिष्क में जो बाबू जगजीवन राम को लेकर के पटकथा तैयार हो गई है वो शायद धूमिल हो जाए। बाबू जगजीवन राम जब देश आज़ाद हुआ तो मिनिस्टर हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथी नेता थे, हालांकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जूनियर थे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी उनको ज़्यादा, ना तो कभी बाबा साहब ने उनका विरोध किया, ना ही कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनका समर्थन किया। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर उनका विरोध भी नहीं किया और समर्थन भी नहीं किया तो हम ये कह सकते हैं कि कई बार की खामोशी भी इस बात को सिद्ध करती है कि उनका समर्थन उनके साथ में रहा। ये बात अलग है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जीवन राजनीतिक कम और सामाजिक ज़्यादा था, बाबू जगजीवन राम का जीवन टोटली राजनीतिक था, सामाजिक नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जहां पूरा जीवन समाज के उद्धार में लगा दिया, उत्थान में लगा दिया, समाज को आगे बढ़ाने में लगा दिया, वहीं बाबू जगजीवन राम का ऐसा कोई काम नहीं था कि उन्होंने रोड पर खड़े होकर के समाज में समानता बंधुता की कोई लड़ाई लड़ी हो। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि 1984 के बाद में शायद बाबू जगजीवन राम को लोगों ने गद्दार की उपाधि देना शुरू किया या ये बात कहनी शुरू हुई कि बाबू जगजीवन राम जो है वो समाज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि बाबू जगजीवन राम समाज के लिए जो कर सकते थे उन्होंने वो किया और उसका उदाहरण के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो डेथ है, जो मृत्यु है, जो परिनिर्वाण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हुआ वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 10 वर्ष और भी जी जाते तो वो क्या करते, ये बड़ा प्रश्न है। लोग कह सकते हैं कि ये करते वो करते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब संविधान बन गया और देश आज़ाद हो गया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री बने और कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद में वो बाहर आ गए, और अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस स्थिति में 10 साल 15 साल और भी जिंदा रहते तो वो क्या करते, ये बड़ा प्रश्न है। तो मैं कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वही करते जो उस समय की वक्त की मांग थी, क्योंकि सारे अधिकार तो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिख चुके थे। तो क्या करते, वही करते कि जो संविधान में हमारे अधिकार हैं उनकी लड़ाई लड़ते, या फिर सरकार के साथ बैठ करके कहते कि संविधान में मेरे समाज के राइट्स हैं, आप इन पर काम कीजिए। तो क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में इस क्षेत्र में कुछ काम हुआ या नहीं हुआ, ये बात सोच लेनी चाहिए। 1956 के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की डेथ के बाद में बाबू जगजीवन राम जो देश में, जैसे मैंने उनके परिचय में बताया कि वो लंबे समय तक सांसद और मिनिस्टर रहे, तो क्या बाबू जगजीवन राम ने कोई ऐसा काम किया? जी हाँ, बिल्कुल किया। अगर आज देश के अंदर दलित समाज में एक मध्यम वर्ग तैयार हुआ है, जिन लोगों के पास में गाड़ी आ गई, घोड़ा आ गए, मकान बना ली, बिल्डिंग बना ली, और जिन लोगों ने आज
जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, जिनको नौकरी मिली, जो चपरासी भर्ती हुए प्रमोशन के बाद में एलडीसी, यूडीसी और तमाम पदों पर गए, वो किसकी वजह से गए, ये सोचने वाली बात है। क्या कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में दिए हुए आरक्षण पर काम नहीं करती तो क्या समाज उस समय उतना तैयार था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद में कोई आंदोलन कर देता? शायद नहीं। एक दो नेताओं के नाम छोड़ दें, बीपी मौर्य और संगप्रिय गौतम, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को संभाले रहे। लेकिन जगजीवन राम शायद अकेले ऐसे नेता थे कि जिनके प्रयास से बाबूजी जब रक्षा मंत्री हुए तो रक्षा मंत्रालय में यानी फौज में शेड्यूल कास्ट को, दलितों को एक मुश्त उन्होंने नौकरी दी और वो लोग नौकरी में गए। और आज जो लोग फौज से रिटायर होकर के पेंशन ले रहे हैं, उनसे कभी मिलिए, उनसे पूछिए कि उनको किसकी वजह से नौकरी मिली, उस समय कौन था रक्षा मंत्री, तो वो कहेंगे बाबू जगजीवन राम की वजह से उनको नौकरी मिली। इसलिए साथ कुछ लोग बाबू जगजीवन राम को जो है वो कहते हैं कि विकास पुरुष थे बाबू जगजीवन राम। दूसरी तरफ बाबू जगजीवन राम जब रेल मंत्री हुए तो रेलवे में बाबू जगजीवन राम ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को एक मुश्त भर दिया। और एक समय ऐसा था कि 4 लाख से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी रेलवे में हुआ करते थे। आज जो लोग रेलवे से रिटायर हो गए और 1-1 लाख रुपए तन पेंशन ले रहे हैं, वो शायद बाबूजी रेल मंत्री नहीं होते तो शायद ऐसा नहीं होता। बाबूजी के अथक प्रयास की बदौलत ही इंदिरा गांधी की सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बैंकों का जो लोग निजी उद्योगपति बैंक चला रहे थे, उनका राष्ट्रीयकरण किया। और राष्ट्रीयकरण होने के बाद में ये हुआ कि उसमें फिर लाखों दलितों को नौकरी मिली। तो ये 3-4 उदाहरण, और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं ये कह सकता हूं कि बाबू जगजीवन राम गद्दार नहीं थे बल्कि विकास पुरुष थे। मैं ये मान सकता हूं कि बाबूजी ने उतना काम नहीं किया जितना मान्यवर काशीराम ने किया या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, लेकिन उनको गद्दार कहना भी मेरे हिसाब से कम गलत है। क्योंकि बाबू जगजीवन राम ने जब उनको मौका मिला तो उन्होंने लोगों को सरकारी नौकरियां दी। और आज जो सरकारी नौकरियों की बदौलत इस देश का शेड्यूल कास्ट में जो मध्यम वर्ग तैयार हुआ, जिसके पास पैसा आया, गाड़ी आई, घोड़ा आया, उसके बच्चे पढ़े लिखे विदेशों में आज पढ़ रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं पैसा आने के बाद में, शायद बाबू जगजीवन राम नहीं होते या बाबू जगजीवन राम इस दुनिया में नहीं आए होते, वो राजनीति में नहीं होते, तो शायद शेड्यूल कास्ट में एक मध्यम वर्ग तैयार नहीं होता। तो ये बात होगी ये कि बाबूजी की वजह से शेड्यूल कास्ट में मध्यम वर्ग तैयार हुआ। अब मैं कहता हूं कि बाबू जगजीवन राम को दलाल या गद्दार किन लोगों ने कहा और क्यों कहा। मान्यवर साहब काशीराम ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चमचा युग। चमचा युग के बारे में यह कहा जाता है कि चमचा युग मान्यवर साहब काशीराम ने जगजीवन राम जैसे लोगों के ऊपर लिखी थी। ये मैं मान सकता हूं कि बाबू जगजीवन राम पर चमचा युग लिखी गई तो क्या बाबूजी की तरफ से कभी कोई प्रतिक्रिया दी गई? नहीं दी गई। मीरा कुमार की तरफ से कभी कोई प्रतिक्रिया दी गई? नहीं दी गई। ऐसा कभी कुछ ना तो बाबूजी की तरफ से हुआ ना मान्यवर साहब काशीराम की तरफ से हुआ। लेकिन हाँ, ये जरूर बसपा के लोग कहते हैं कि जगजीवन राम जैसे गद्दार थे, पूरी जिंदगी कांग्रेस की पूंछ पकड़ करके चलते रहे। ठीक है, मैं मान सकता हूं कि बाबू जगजीवन राम जैसे लोग पूरी जिंदगी कांग्रेस की पूंछ पकड़ करके चलते रहे। उन्होंने अपनी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई। बाबूजी के पास उतना पैसा, उतना खेत खलियान थे, वो चाहते तो अपनी राजनीतिक पार्टी बना करके समाज को दशा और दिशा दे सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन वो जिस पार्टी में भी रहे वहां पर भी उन्होंने समाज का भला किया। अब ये बात निकल करके आती है कि फिर गद्दार उनको क्यों कहा गया। अगर उस समय जिस समय बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में थे, साहब काशीराम जो है वो सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक उन्मूलन आंदोलन चला रहे थे, बामसेप चला रहे थे, DS4 चला रहे थे, बसपा जब तक नहीं बनी थी, तो समाज एक मुश्त कांग्रेस को वोट करता था। और जब कांग्रेस को वोट करता था तो कांग्रेस में वोट करते वक्त वो कहीं ना कहीं बाबू जगजीवन राम को नेता के रूप में स्वीकार करता था। उस समय पर मान्यवर साहब काशीराम को अपनी जो है उपस्थिति दर्ज करानी थी और कांग्रेस से लोगों को अपने लोगों को हटा करके अपने साथ, बसपा के साथ या DS4 के साथ जोड़ना था। तो ऐसे में क्या किया जा सकता था? तो ऐसे में ये कहा गया कि जगजीवन राम जैसे लोग गद्दार हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके पास इतना पैसा था, इतना नाम था, राजनीति में इतनी अच्छी पकड़ थी, ये चाहते तो अपनी राजनीतिक पार्टी बना करके समाज को दशा और दिशा दे सकते थे। लेकिन जगजीवन राम ने नहीं किया, पूरी जिंदगी वो कांग्रेस की पूंछ पकड़ करके चलते रहे, इसलिए जगजीवन राम को गद्दार कहने लगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि राजनीतिक रूप से मान्यवर साहब काशीराम ने जो बात कही उस समय पर यह बात सही रही होगी, क्योंकि काशीराम साहब को अपनी राजनीतिक पार्टी जो है वो सेट करनी थी, खड़ी करनी थी। तो शायद कांग्रेस से लोगों को हटा करके और बसपा की तरफ उनको लाने के लिए ये बात उनको कहनी पड़ी होगी, ये बात मजबूरी में कहनी पड़ी होगी या किताब भी लिखनी पड़ी होगी चमचा युग। हालांकि आज की तारीख में वो चमचा युग जो किताब है बसपा के ही नेताओं पर भारी पड़ती है। अगर बसपा के नेता ईमानदारी से चमचा युग को पढ़ लें तो शायद वो चमचागिरी करना छोड़ दें और मुखर होकर बोलना सीख लें। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि बाबू जगजीवन राम को जो है उनको गद्दार और दलाल कहा गया,
तो वो किन परिस्थितियों में साहब काशीराम ने कहा होगा, क्योंकि काशीराम जैसा व्यक्ति जिसको राजनीति में वैज्ञानिक कहा जाता है, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो यूं ही तो नहीं कही होगी, उसका कुछ ना कुछ तो मतलब रहा होगा। तो यही बात मैं यहाँ कहना चाह रहा था कि काशीराम साहब ने जो बात कही है, जो किताब उन्होंने लिखी, इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, या फिर ये कहिए कि बाबू जगजीवन राम सही मायने में गद्दार थे या विकास पुरुष थे। तो मैं कहूँगा कि आज की तारीख में जो शेड्यूल कास्ट में मध्यम वर्ग तैयार हुआ है, उसका श्रेय बाबू जगजीवन राम को जाता है। बाबू जगजीवन राम के हाथ में जो भी मंत्रालय आए और इंदिरा गांधी से वो जो भी करवा सकते थे, समाज के भले के लिए उन्होंने किया। चाहे वो रेलवे में शेड्यूल कास्ट को भरने का, शेड्यूल कास्ट को सरकारी नौकरी देने का मामला हो, बैंकों में सरकारी नौकरी देने का मामला हो, और या फिर ये कहिए कि रक्षा मंत्रालय में, जहाँ कहा जाता था कि चमार को रक्षा मंत्रालय में यानी फौज में जाने का अधिकार भी नहीं था, उस समय बाबूजी ने फौज के रास्ते लोगों के लिए खोले, और उसका फल ये हुआ कि आज मैं 2023 में बात कर रहा हूँ, तो 1997 में 40 लाख 45 लाख सरकारी कर्मचारी शेड्यूल कास्ट के होते थे, जिनकी संख्या घट करके अब महज जो है वो केवल और केवल लगभग 10 लाख के आसपास रह गई है। 35 लाख सरकारी कर्मचारी घट गए। सरकार के पास में नौकरी नहीं है, सरकार ने अपने सारे सिस्टम बेच दिए, और जैसे जैसे निजीकरण बढ़ रहा है, निजीकरण में आरक्षण नहीं है, निजीकरण में आरक्षण नहीं है तो फिर नौकरी नहीं है। आज हमारे बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद बेकार घूम रहे हैं। तो ये वर्तमान के नेताओं पर सवालिया निशान है कि जो आप पार्टी बना करके घूम रहे हो और जो आप बहुत बड़े नेता बन रहे हो, जगजीवन राम को गद्दार कहते हो, आपने क्या किया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को संवैधानिक रूप से लागू बाबू जगजीवन राम ने करवाया, और लोगों को, लाखों लोगों को नौकरी दी, जिससे लोगों का घर बसा। और उन्हीं सरकारी कर्मचारियों से पैसा लेकर के मान्यवर साहब काशीराम ने बाम से बना करके बसपा बनाई। लेकिन जो लोग बसपा को चला रहे हैं और जो लोग बसपा में बैठे हैं, उनसे अब ये सवाल है कि जगजीवन राम को गद्दार कहना बंद करिए। अब आप ये बताइए कि निजी क्षेत्र में आरक्षण आपके लिए आप आंदोलन कब करेंगे, और सरकार की आंख में आंख डाल मिला करके कब ये कहेंगे कि हमारे लोगों को निजी क्षेत्र में आरक्षण दो, ताकि हमारे बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद में बेकार ना घूमें। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद। मैं राहुल नागपाल फिर किसी दूसरे विषय को लेकर के आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक मुझे दीजिए।